देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति या लेंस की पावर की एसआई इकाई क्या होती है। तो लेंस जो होते हैं उसकी एसआई इकाई होती है डायोप्टर। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। तो अपन इसका विवरण भी देख लेते हैं, है ना। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसकी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर हो तो उसकी क्षमता हो जाएगी P बराबर 1/f डायोप्टर, है ना। ये सूत्र है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, है ना। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डायोप्टर को डी से लिखते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और विशेष जानकारी इसमें दी गई है जहाँ से ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है तो उसे नज़दीक की तो वस्तु दिखाई देती है, निकट का मतलब पास की तो दिखती है। निकट दृष्टि दोष में अपन क्या होता है कि निकट समझते हैं ऐसा कि भाई ये निकट दोष का मतलब ये होगा, मतलब दिमाग से हम सोचते हैं, अंदाज़ लगाते हैं कि निकट का मतलब ये होगा कि हमें निकट का नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि ऐसा नहीं होता है, अपोजिट होता है। तो हमेशा याद रखें, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि निकट दृष्टि दोष होता है, इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो नज़दीक की वस्तुओं को तो देख लेते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अच्छा, निकट से तुम कैसे याद रखोगे कौन सा लेंस है। तो देखो निकट, इसमें 3 अक्षर आ रहा है तो 3 से 1 ज़्यादा कर दो तो क्या हो जाएगा, अवतल। तो ऐसे याद रख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, अवतल। निकट से 1 अक्षर ज़्यादा है अवतल का। अब आ जाइए दूर दृष्टि दोष। तो इसमें भी अपोजिट, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है तो दूर का तो अच्छा दिखता है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। आगे लिखा है कि दूर दृष्टि दोष को अगर हम दूर करना चाहें तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर में 2 शब्द हैं और उत्तल में 3 शब्द हैं, 3.5 समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर 2 से ज़्यादा शब्द हैं तो 3 शब्द समझ के चलो कि 3 हैं। तो दूर से उत्तल में 3 शब्द हो गए, तो इसे याद रखें कि दूर में 1 ज़्यादा कर दो तो उत्तल हो जाएगा, है ना। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। आगे चलते याद रखने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी और आप और भी ट्रिक बना सकते हैं आपके हिसाब से। अब आगे देखिए और भी प्लस जानकारी में क्या लिखा है, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष कब होता है। तो ये जो रोग है, बीमारी है, ये बुढ़ापे में होती है, वृद्ध अवस्था में। तो वृद्ध अवस्था के कारण आँखों की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, मतलब सामंजस्य क्षमता में कमी आ जाती है, तो यह समाप्त हो जाती है सामान्य क्षमता, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति ना तो दूर का और ना ही पास का किसी भी प्रकार का अच्छे से नहीं देख पाता है। तो इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति ना पास का ना दूर का, दोनों प्रकार से अच्छे से नहीं देख पाता है। तो इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। तो ये मापा जाता है क्यूरी। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं जो किरणों को उत्सर्जित करते हैं अर्थात विकिरण को उत्सर्जित करते हैं, उनकी क्वांटिटी को, मात्रा को किस में मापा जाता है, तो क्यूरी में मापा जाता है। देखो, रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की जो मात्रा होती है उसे क्यूरी नामक इकाई में मापा जाता है। अच्छा, वाट क्या है। तो वाट एक शक्ति की इकाई है। तो वाट ये शक्ति या विद्युत शक्ति की इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल क्या है। तो पास्कल दाब की ऐसा इकाई है। एम्पियर क्या है, यह विद्युत धारा की ऐसा इकाई है। आगे चलते हैं, उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, फैक्ट्री होती हैं, उनमें शक्ति की यूनिट क्या होती है। तो उद्योगों में शक्ति की यूनिट होती है अश्व शक्ति। देखो यहाँ लिखा है, आंसर इसका डी है। भौतिकी में शक्ति अर्थात शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, उसे शक्ति कहते हैं। या ऊर्जा संचरित होती है, उसे शक्ति कहते हैं। अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे शक्ति कहते हैं।
या कितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे शक्ति कहते हैं। तो कई प्रकार से शक्ति को परिभाषित करके बताया गया है। शक्ति का सूत्र आपको जरूर याद रखना है, इससे कई न्यूमेरिकल बनाने में सहायता मिलती है। हर एक राशि का सूत्र तो हमें याद होना ही चाहिए। तो शक्ति का जो सूत्र होता है P = W/T, इसका तात्पर्य है कि कितना समय लगा, कितना कार्य किया, उसके अनुपात को शक्ति कहते हैं। अच्छा, शक्ति का कह रहा है शक्ति जो है इसको P से लिखते हैं, इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड। अब देखो कार्य की क्या हो जाएगा, कार्य को हम किस में मापते हैं, जूल में, है ना। और समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसे हम लिख सकते हैं शक्ति की एक इकाई तो हो गई आपकी कौन सी, अश्व शक्ति, है ना। तो शक्ति की इकाई को हम जूल प्रति सेकंड या वाट भी होती है ना। मगर यहाँ उद्योग शक्ति की पूछा था, इसलिए हमने अश्व शक्ति बताया। वैसे तो शक्ति की इकाई वाट भी होती है ना। तो ये जानकारी भी आप याद रखें कि शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड या वाट भी होती है। उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली शक्ति को अगर हम देखें तो उसे अश्व शक्ति में मापा जाता है। नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि शक्ति की इकाई क्या है, तो आप ये भी बता सकते हैं सूत्र के अनुसार कि जूल बटे सेकंड शक्ति की इकाई है, या आप बता सकते हैं वाट। मगर उद्योगों की जब चर्चा आती है तो उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली जो शक्ति होती है उसे मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है। एक हॉर्स पावर अर्थात अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर या जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, तो 746 वाट या जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, तो कार्य करने की जो इस दर शब्द अगर आपका आ रहा है तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ये आप जानते हैं। शक्ति की इकाई क्या है, तो आपने अभी देखा भाई शक्ति की इकाई होती है वाट, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक अर्थात यूनिट को उपयोग में लाया जाता है। तो ध्वनि की इकाई क्या होती है, ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो आप सभी जानते होंगे डेसिबल में मापा जाता है। अच्छा, इसका थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। ये हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब आगे और भी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। कह रहा है ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर की तीव्र ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। मतलब 75 तक ठीक है, 75 के ऊपर हानिकारक मानी जाती है स्वास्थ्य के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है। तो ध्वनि, अभी मैंने बताया कि ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। अच्छा, न्यूटन किसकी है, बल की इकाई है ना, बल को मापने की इकाई है न्यूटन। आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो अभी बताया डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को, है ना। 75 से ऊपर होने पर ध्वनि हमारे लिए घातक हो जाती है, हानिकारक मानी जाती है 75 डेसिबल से ज़्यादा होने पर। ऐसा ही पद्धति में प्रतिबल जो होता है उसकी माप इकाई क्या होती है। तो प्रतिबल का पहले आप फार्मूला देख रहे हैं इसमें, तो और अच्छे आसानी से जाएगा। प्रतिबल को लिखते हैं सिग्मा से, और प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। मतलब सिग्मा बराबर F/A। F कौन है, बल। तो बल को किस में मापा जाता है, न्यूटन में। और क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये सीधी सी बात है, प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इस न्यूटन को ऊपर ले जाए, सॉरी मीटर को ऊपर ले जाए, तो न्यूटन मीटर -2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल आया, मात्रक। तो उसने पूछा क्या था कि SI पद्धति में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है। तो प्रतिबल की माप इकाई हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। और इसके अलावा देखो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, और शक्ति की इकाई वाट होती है। ये आपने अभी भी देखा है ना, बार बार पढ़ने से क्या होता है, दिमाग में सेट हो जाते हैं। कह रहा है निम्न का मिलान कीजिए, इनका आपको मिलान करना है। तो देखिए इनका मिलान करना बहुत आसान है। तो यहाँ दो शब्द एक जैसे मिले, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लिखा है, एक घनत्व शब्द ज़्यादा जुड़ा है, बाकी यहाँ देखो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स लिखा है, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लिखा है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात आती है तो उसके लिए टेस्ला आएगा, है ना। और चुंबकीय फ्लक्स की जब बात आती है उसके लिए वेबर आएगा, और 100 परिमाण के लिए आएगा हेनरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा, डी,
है ना। ये दिया है कि चुंबकीय फ्लास्क घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला, प्रेरकत्व का सौ प्रेरण या सौ प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, और चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक होता है वेबर। आगे चलते हैं, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो मेरे भाई अपवर्तनांक एक ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो आप लिख सकते हैं कोई मात्रक नहीं होता है। इसके थोड़ा सा विवरण भी देख लें आप कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, एक संख्या है। अपवर्तनांक कोई चीज़ नहीं है, अपवर्तनांक एक प्रकार की नंबर है, अर्थात एक संख्या है जो बताती है। अपवर्तनांक हमें क्या बताता है, कह रहा है अपवर्तनांक एक संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम है या अधिक है। जैसे मान लो वायु में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल पानी के अंदर से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, तो ये तुलना करके बताता है कौन, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसी जूल में मापा जाता है। तो इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से किसी जूल में मापा जाता है। तो इनमें से जूल क्या है, जूल एक इकाई है। किसको मापने की इकाई है, ऊर्जा को, वेग को, बल को, शक्ति को। तो आपको पता है कि जूल जो है वो दो चीज़ों के लिए यूज होता है, एक तो ऊर्जा के लिए और दूसरा कार्य के लिए। कार्य और ऊर्जा दो चीज़ों के लिए यूज होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसके पहले कुछ विवरण दिया है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक निम्नलिखित हैं। ऊर्जा और कार्य इन दोनों का मात्रक सेम होता है, जूल होता है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। दाब का पास्कल होता है। और तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम को A0 लिखते हैं, पास्कल को P लिखते हैं, वाट को वाट ही लिखते हैं भाई, न्यूटन को N लिखते हैं, मीटर पर सेकंड को M, जूल को J लिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको पता होगा। आगे चलते हैं। 22वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो अभी मैंने बताया कि कार्य और ऊर्जा की इकाई सेम होती है, तो कार्य, है ना। इन दोनों की इकाई, ऊर्जा की और कार्य की इकाई जूल होती है, जो कि सेम है। आगे चलते हैं। वही की वही बात यहाँ लिखी है, ज़्यादा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि शक्ति की इकाई को या तो हम वाट कहते हैं, है ना, या तो हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, या दूसरा इकाई होती है इसकी जूल प्रति सेकंड। तो अभी मैंने बताया था शक्ति या विद्युत शक्ति वह राशि है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति का सूत्र होता है P = W/T। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जिसे जेम्स वाट के नाम, वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया सम्मान देने के लिए। शक्ति का 1 वाट कितने के बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। तो घनत्व की, सापेक्षिक घनत्व की, विस्थापन की, दाब की। तो देखो घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की होती है, दाब की होती है, मगर कौन की नहीं होती है, तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है ना। तो यहाँ आप देख लीजिए, देखो घनत्व की इकाई क्या होती है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ना। दाब की होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे हम पास्कल भी कह सकते हैं। विस्थापन की मीटर होती है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्यों, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है ना। ऊपर भी लंबाई तो नीचे भी लंबाई, ऊपर द्रव्यमान तो नीचे भी द्रव्यमान। तो ऊपर और नीचे बटे में अगर सेम राशि होती, सेम क्वांटिटी होती, तो उसकी कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकंड जो इकाई है वो किसकी है, तो एम्पियर सेकंड है आपकी आवेश की। क्यों, क्योंकि देखो I बराबर होता है Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। आप सभी जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T होता है। अगर मैं I का और T का गुणा कर दूं तो Q बराबर हो जाएगा IT, है ना। तो I हो जाएगा क्या, एम्पियर, और T हो जाएगा सेकंड। तो एम्पियर सेकंड कौन की इकाई हो जाएगी, एम्पियर सेकंड इकाई हो जाएगी कौन की, आवेश की। Q का मतलब कौन, आवेश, तो आवेश की इकाई होती है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में अपन इसके पूरे कर लेंगे, बहुत सारे हैं, है ना। तो अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे इसमें, है ना। अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, यहाँ जाकर ख़त्म होंगे। 72 क्वेश्चन लगाना है हमें इसके, है ना, और हमारे अभी 25 हुए हैं।